हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि मैम आपकी आईसीटी पेडागोजी करा दो क्योंकि इम्पोर्टेंट है और इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स हो, चाहे आपके साइंस के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी केमिस्ट्री जिसमें भी हो, आईसीटी आपके सबके सेम ही आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपकी इसके बहुत अधिक रिक्वेस्ट के कारण मैं इस टॉपिक को बीच में पढ़ा रही हूँ। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 3 या 4 क्लासेस लगेंगी और जिसमें पूरी आईसीटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं मैं उससे आपको क्लियर करा रही हूँ। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टीचिंग मॉडल्स के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है और हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके जो टीचिंग मॉडल्स इस बार दिए हुए हैं उनमें एक तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, एक इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इसमें दिया हुआ है। फिर इसमें थोड़ा सा ग्रुप इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा है। दूसरा नॉन डायरेक्टिव मॉडल, एक पर्सनल डेवलपमेंट करके इसमें दिया हुआ है। ये मॉडल हमारे नहीं था लेकिन वो इस बार जुड़ा है। तो ठीक है, मैं शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक हम टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल क्या होते हैं? टीचिंग मॉडल है इनमें जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, इंक्वायरी मॉडल है, कैसे दिया, किसने दिया, इसमें कैसे कैसे कंसेप्ट है, क्या काम करते हैं, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैं नीति सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल यानी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाने वाले जो प्रतिमान होते हैं, जो मॉडल होते हैं, उनको टीचिंग मॉडल कहते हैं। यानी शैक्षिक उद्देश्य यानी जो हम टीचर्स होते हैं, जो हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, उसमें हमारे जो उद्देश्य कंप्लीट हुए हैं, बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं है, हमने जो पढ़ा है वो उसको अच्छे से समझ में आया है नहीं आया है, उसने अपने व्यवहार में उन चीजों को कितना उतारा है, ये सारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। तो इन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाने वाले जो मॉडल्स होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उनको हम टीचिंग मॉडल्स कहते हैं। टीचिंग मॉडल के बारे में एच ली वाइल्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक परिभाषा दी। उन्होंने बताया था कि आदर्शों के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया ही टीचिंग मॉडल्स होते हैं। वाइल्ड कैसे हो, जंगली है लेकिन किसको मानते हैं? आदर्श को मानते हैं, ध्यान रखना। वाइल्ड है लेकिन आदर्श को मानते हैं। तो आदर्शों के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया, इस तरह से आप इसकी याद कर लेना। दूसरी डेफिनेशन दी है जो साइकोलॉजिस्ट है हाइमन। हाइमन ने बताया था कि सोचने, विचारने व चिंतन करने की विधियां जो विषय वस्तु को नियंत्रित व व्यवस्थित करके तार्किक रूप से प्रस्तुत करती है। तो हाइमन, मन यानी हमारा मन क्या कहता है? मन हमेशा सोचने, विचारने और चिंतन करने पर ही रहता है। तो हाइमन ने क्या दिया? सोचने, विचारने और चिंतन करने की विधियां जो विषय वस्तु को नियंत्रित व व्यवस्थित करके तार्किक रूप से प्रस्तुत करती है। तो इस ट्रिक से आपको ये सारी डेफिनेशन भी याद हो जाएंगी। तीसरी डेफिनेशन दी थी जायसी और बिल ने, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है ये अनुदेशित प्रारूप है जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं। इसकी परिभाषा आप अच्छे से याद कर लेना। यानी वे अनुदेशक प्रारूप यानी वे मॉडल जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं, वही टीचिंग मॉडल होते हैं। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं हैं उसकी विशेषताएं देखें टीचिंग मॉडल्स की। तो शिक्षक के लिए गाइड का कार्य करते हैं, शिक्षक की गुणात्मक उन्नति को संभव बनाते हैं, शिक्षण को कला का रूप प्रदान करते हैं, शिक्षक व छात्र के मध्य अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, प्रभावी शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में योगदान देते हैं और मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक आधार होते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान लगा लेना, इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कैसे होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक आधार होते हैं, यानी वैज्ञानिक नहीं होते हैं। इसके अलावा ये बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए अधिगम अनुभवों की व्याख्या करते हैं। यानी बालक, मैंने आपको जो भी बताया था कि जो बालक सीखता है उसे अपने व्यवहार में कितना उतारता है, यही उन अनुभवों की व्याख्या करते हैं। बच्चों को निर्देशित करने, पाठ्यक्रम में सुधार करने, शिक्षण में सुधार करने पर बल देने पर जोर देते हैं। तो ये इसकी सारी विशेषताएं हैं, इनको आपको याद रखना है। के कार्य क्या होते हैं टीचिंग मॉडल के? तो मुख्य रूप से टीचिंग मॉडल के 3 कार्य बताए गए हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण करना, यानी जो एक मॉडल क्या होता है कि जो प्रतिरूप बनाया जाता है, जो कल्पनात्मक मॉडल बनाए जाते हैं, उन उद्देश्यों का निर्माण करना, स्पष्टीकरण करना। अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण करना व चयन करना। तीसरा है अधिगम अनुभव को प्रदान करना, यानी जो लर्निंग हमने की है उसे अनुभव के रूप में प्रदान करना, वो भी टीचिंग मॉडल के कार्य होते हैं। अब यह सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षण प्रतिमान के तत्व। टीचिंग मॉडल के तत्व कौन से? इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके लिए आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं। पहला तत्व होता है इसका लक्ष्य व उद्देश्य, यानी लक्ष्य और उद्देश्य होना है। सबसे पहले है किसी भी टीचिंग मॉडल का, यानी लक्ष्य या उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हो, किस तरह से सिखा रहे हैं, ये हमारा निश्चित होना चाहिए।
तो ये लक्ष्य उद्देश्य होते हैं, वो किसी भी टीचिंग मॉडल के केंद्र बिंदु होते हैं। प्रत्येक प्रतिमान के लक्ष्य उद्देश्य होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सिंटैक्स या संरचना, यानी एक टीचिंग मॉडल की खुद की एक स्ट्रक्चर होती है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण हम जिसमें करते हैं और सबसे ज़्यादा शैक्षिक विधियों का उपयोग भी इसी में करते हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसमें, विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण करते हैं और विधियों का उपयोग करते हैं, यानी किस प्रकार से किया जाए कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व कौन सा है, संरचना, स्ट्रक्चर, सिंटैक्स होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो बालक है वो किस तरह का हम विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण करें, किस विधियों का उपयोग करें कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। क्रिया प्रणाली से संबंधित है, प्रतिमान के कार्य का संबंध इसी बिंदु से, यानी जो टीचिंग मॉडल के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सिंटैक्स संरचना में किए जाते हैं। इनको आपको एक क्रम में भी आपको सारे जो तत्व है वो याद होने चाहिए। पहले 4 तत्व थे, अभी 6 तत्व इसके बता दिए गए हैं। तो इसमें कुछ 2 तत्व हैं वो इसके गौण भी माने गए हैं, ठीक है। तो तीसरा है प्रतिक्रिया नियम, जिसे गौण नियम या गौण तत्व इसका माना गया है। इसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं। पहले सिंटैक्स का ही भाग माना जाता था, लेकिन अब इसको अलग माना गया है। तो अगर अलग भी मान ले तो भी और इसका भाग माने तो भी, दोनों चीजों में ही आपको इसको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, प्रतिक्रिया नियम, जो बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन के लिए काम में आने वाले नियम, यानी हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं बालक के व्यवहार में, उसके लिए हम कौन कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं, कौन से नियम बना रहे हैं, वो सब प्रतिक्रिया नियम होते हैं। चौथा होता है इसमें सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली यानी शिक्षक और जो छात्र है उसके मध्य में होने वाली जो अंतर क्रिया है वो सामाजिक प्रणाली में आती है। जिसमें है कि कई जो विधियां होती हैं, जिसमें शिक्षक है वो प्रधान होता है, बालक गौण हो जाते हैं, जैसे व्याख्यात्मक विधि है। कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिसमें छात्र प्रधान हो जाते हैं, बालक गौण होता है, जैसे प्रोजेक्ट विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, तो अनुसंधान विधि है। तो इससे प्रक्रिया से हमें पता चलता है कि कौन सा प्रधान है, कौन सा गौण है, इसको व्यक्त करता है। इसमें पुनर्वलन प्रक्रिया भी शामिल है, यानी जब बच्चा कुछ सीखता है, कुछ अपनी व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जो टीचर के द्वारा जो पुनर्वलन दिया जाता है वो भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। पांचवा आता है हमारा अवलंब प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम, यानी जो भी सामाजिक प्रणाली का ही एक भाग है और इसी के बाद ये आता है, यानी विषय वस्तु के अतिरिक्त वे सहायक साधन जिनका उपयोग हम अवलंबन के रूप में किया जाता है। यानी बच्चे को शिक्षण विधियों के द्वारा जो हम सिखा रहे हैं, उसके अलावा भी जिस टीचिंग एड बोल सकती हैं, टीचिंग एड मटेरियल होता है जिसका हम बच्चों को सिखाने में उपयोग करते हैं, जिससे बच्चा जल्दी सीखता है, जल्दी अट्रैक्ट होता है, वो सपोर्ट सिस्टम होता है। यानी ऐसे साधन जैसे चार्ट, मॉडल, फिल्म होते हैं, वो सब सपोर्ट सिस्टम या अवलंब प्रणाली है। तो यानी आपको ये 6 तत्व है एक क्रम में आपको याद होने चाहिए। लास्ट और इम्पोर्टेंट तत्व है मूल्यांकन। क्या होता है, एवल्यूएशन, जिसमें लक्ष्य उद्देश्यों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली परीक्षाओं का उपयोग होता है। यानी जो बच्चे को आपने सिखा दिया उसके बाद उसकी आप ऑब्जेक्टिव लो या सब्जेक्टिव लो, निबंधात्मक परीक्षा लो, प्रयोगात्मक लो, कोई भी परीक्षा लो, वर्बल लो, लेकिन आप रिटन लो, लिखित लो, मौखिक लो, जिससे बच्चे ने क्या सीखा है उसका पता चलता है, उन परीक्षाओं का प्रयोग होता है, वही मूल्यांकन होता है, जो कि वस्तुनिष्ठ, प्रयोगात्मक, निबंधात्मक कुछ भी हो सकता है। तो शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। पहला लक्ष्य उद्देश्य, दूसरा सिंटैक्स या संरचना, तीसरा होता है प्रतिक्रिया नियम, और चौथा है सामाजिक प्रणाली, पांचवा होता है अवलंब या सपोर्ट सिस्टम, और छठा होता है मूल्यांकन होता है। अगर बीच में प्रतिक्रिया नियम और अवलंब प्रणाली को हटा दें तो आपको ये चारों तत्व भी याद रखने हैं, लक्ष्य उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। लेकिन आपको पूरे याद, आपको क्रम में रखने हैं, कौन सी तत्व में कौन सी प्रक्रिया होती है उसका भी आपको पता होना चाहिए। है विद्यालय अधिगम प्रतिमान, जिसे कैरोल ने दिया था, जिसमें शिक्षक पूर्व अवस्था, शिक्षक अंतःक्रिया अवस्था, शिक्षण पश्चात अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो इन मॉडल्स के बारे में, इनके केवल साइंटिस्ट के बारे में आप थोड़ा सा याद कर लेना। तीसरे प्रकार का वर्गीकरण है शिक्षण प्रशिक्षण वर्गीकरण, जिसे थर्ड फैमिली भी कहा जाता है, और इसमें मुख्य रूप से टावा शिक्षण प्रतिमान, टर्नर शिक्षण प्रतिमान, कक्षा सभा प्रतिमान, फ्लेंडर का और फॉक्स लिपिड प्रतिमान इसके अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है आधुनिक वर्गीकरण, जिसे किसने दिया था, जाइसी बिल ने दिया था, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार के प्रतिमान का वर्णन किया था। पहला प्रतिमान उन्होंने बताया था सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, दूसरा बताया था सामाजिक अंतर क्रिया प्रतिमान, तीसरा बताया था व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान,
चौथा बताया था व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान उन्होंने बताया था। सिविल ने जो चारों प्रतिमान बताए हैं ये कई बार पूछ लेते हैं, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आप याद कर लेना, क्योंकि 2022 वाली एग्जाम में ये पूछा गया था कि आधुनिक वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान जो दिया था उसमें उन्होंने समाज और इसके संबंधों पर बल दिया गया था, जिसमें समूह अन्वेषण प्रतिमान जॉन डीवी हर्बर्ट थैलन ने दिया था, जिसमें सामाजिक योग्यता विकास पर बल दिया था। दूसरा सामाजिक पूछताछ प्रतिमान बेंजामिन कॉक्स मैक्सिमल्स ने दिया था। तीसरा जूरिस प्रतिमान ओलिवर और शेवर ने दिया था। चौथा प्रयोगशाला विधि प्रतिमान बेथल मैने ने दिया था। भूमिका निर्भर प्रतिमान फेमिन सेफ्टल जॉर्ज सेफ्टर ने दिया था। इसमें पूछा गया है कि ये प्रतिमान किसने दिया है। सामाजिक अनुरूपण प्रतिमान सेरेन बुकॉक ने दिया था। तो सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत कितने प्रतिमान आते हैं? 6 मॉडल और आते हैं। अब व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, जिसमें अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान दिया था कार्ल रॉजर्स ने, जिसमें बच्चा स्वतंत्र रहकर अपनी समस्याओं को समाधान करता है। दूसरा कक्षा बैठक प्रतिमान जो इसी का पार्ट है, विलियम ग्लेसर ने दिया था। तीसरा है सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान, जिसे विलियम गार्डनर ने दिया था। सिंटैक्स विधि के प्रतिपादक भी जिनको बोला जाता है, जो क्रिएटिव बच्चों के लिए आवश्यक होता है। चौथा प्रतिमान अभिज्ञान विकास प्रतिमान डब्ल्यू फील्ड ने दिया था। और पांचवा संप्रत्य प्रतिमान, जिसे डेविड हार्डी ने दिया था। तो व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान के अंतर्गत कितने मॉडल आते हैं? 5 प्रतिमान आते हैं। अगला है व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, जिसके अंतर्गत अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिमान मुख्य रूप से आता है। प्रोग्राम्ड लर्निंग, जिसे हम पता है, हम सभी जानते हैं कि ये किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने दी थी। और इसमें क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से ये संबंधित है, जिसका मतलब है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके बच्चों के सामने श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। तो प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है कि विषय वस्तु जो होती है हमारी, उसे छोटे छोटे भागों में हम डिवाइड कर दें, फिर बच्चों के सामने एक बिल्कुल सीरीज के रूप में हम व्यक्त करें, जो बच्चे अपनी गति से उसे सीख जाते हैं। जैसे अभी है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एक एक टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ, इसके साथ ही आपको पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो सीरीज वाइज हम पढ़ते हैं, जिससे बच्चे सीख भी जाते हैं और छोटी चीजों को समझने में भी आसानी रहती है। इसके अंतर्गत व्यवहार परिमार्जन जो प्रतिमान है, उसमें 5 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन सा? एक तो लघु पदों का सिद्धांत, जिसे विषय वस्तु को छोटे भागों में बांटना। सक्रिय सहभागिता सिद्धांत, जिसे करके सीखना, बच्चे पर आधारित है। तीसरा है तुरंत पुनर्वलन सिद्धांत है। चौथा स्व मूल्यांकन सिद्धांत है। और पांचवा स्वगति का सिद्धांत है। तो 5 सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो अभिक्रमित अनुदेशन है, उसके भी प्रकार हम एक बार देख लें, तो उसके 3 प्रकार बताए हैं। रेखीय, शाखित और मैथमेटिक। कितने प्रकार होते हैं इसके? रेखीय, शाखित और मैथमेटिक, तीनों प्रकार है। ध्यान रखना, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर ने दिया था 1954 में। ठीक है, इसमें क्या उन्होंने बताया था कि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, यानी लीनियर, यानी एक रेखा में चलता है, एक श्रृंखला में चलने वाला प्रतिमान है ये। तो उन्होंने बताया था कि बालक छोटे छोटे पदों के माध्यम से क्रमिक रूप से सीखते हैं, यानी सभी बच्चों के लिए एक समान पथ होता है, यानी पहले ABCD ए सिखाया जाएगा, फिर बी सिखाया जाएगा, फिर पूरी ABCD सिखाई जाएगी, फिर वर्ड सिखाए जाएंगे। तो इस तरह से छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और सभी बच्चों के लिए एक समान पथ इसमें चलता है। ये क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर आधारित है, इसमें बच्चे बिना किसी शिक्षक की सहायता के स्वयं ही सीखते हैं। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ध्यान रखना, इसमें सुधारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक नहीं होता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी रुचिकर नहीं है, क्योंकि सबके लिए समान है, तो इसके लिए प्रतिभाशाली बालक इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। केवल ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, सृजनात्मक नहीं। ये भी ध्यान रखना, केवल इसमें रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन से ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की भी प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा है शाखित अनुदेशन, जिसे नॉर्मन क्राउडर ने दिया था। तो शाखित से जैसे पता चलता है कि इसमें शाखाएं भी होती है, ब्रांचेस के रूप में सीखा जाता है, यानी ये बड़ी बड़ी फ्रेम होती है। इसमें हर पद में बहुविकल्प होते हैं। निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण की भी व्यवस्था होती है। ये एक तरह से बाल केंद्रित अनुदेशन होता है, जिसमें बच्चों की स्वतंत्रता होती है और बच्चे स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, यानी कोई चीज को अलग अलग सीख सकते हैं। आंतरिक प्रोग्रामिंग भी इसको कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। और ये बड़ी कक्षाओं या उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। जैसे आपकी कोई एक बुक है, जैसे आप देखते हो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आपकी इच्छा होगी तो आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, चाहे आप दूसरे को पढ़ोगे। तो ये अलग अलग आप अपने हिसाब से इसमें सीख सकते हो। तो ये बड़ी कक्षाओं या उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। समय व धन अधिक खर्च होता है लेकिन इसमें। तीसरा है मैथमेटिक्स, जिसे थॉमस गिलबर्ट ने 1962 में दिया था।
जिसमें अवरोही श्रृंखला का प्रयोग होता है और फ्रेम की जगह अभ्यास या समस्या होती है, यानी मुख्य रूप से इसमें मैथ पर बल दिया जाता है, प्रैक्टिस और समस्या इसमें दी जाती है। क्रिया प्रतिमान, ठीक है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, उसकी विशेषता है कि 2022 में आया क्वेश्चन है कि वातावरण से प्राप्त उद्देश्यों को संभालने के लिए, प्रदत्त सामग्री को संगठित करने के लिए और मौखिक व अमौखिक चिन्हों के उपयोग के लिए इस प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। सूचना प्रतिक्रिया प्रतिमान की विशेषता क्या है? से प्राप्त को संभालने के लिए, प्रदत्त सामग्री को संगठित करने के लिए, मौखिक व अमौखिक चिन्हों के उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 7 प्रतिमान आते हैं, जिनमें से 2 प्रतिमान हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हमारा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है, जो आपके दिया हुआ है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो इस प्रतिमान को अच्छे से पढ़ना, पूरी स्ट्रक्चर पढ़ना, क्योंकि अभी अंदर से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, ठीक है। इसे किसने दिया था? 1966 में रिचर्ड सचमैन ने दिया था। वैज्ञानिक का नाम रिचर्ड सचमैन ने दिया था। ये एक तरह से भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के लिए विकास के लिए उपयोगी है। और ध्यान रखना, ये वाला सिद्धांत है वो छात्र केंद्रित है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे पता चल रहा है हमें पूछताछ प्रशिक्षण, यानी टीचर है बच्चों से पूछता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे इसमें करते हैं, ठीक है। इस मॉडल की विशेषताएं क्या क्या है? इसमें बालक स्वभाव से जिज्ञासु होता है, क्योंकि टीचर क्वेश्चन पूछता है तो इसके लिए बालक के स्वभाव में जिज्ञासु होती है। ज्ञान शाश्वत नहीं, अपितु परिवर्तनशील है। इस मॉडल के अनुसार है कि जब बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा जवाब देता है, तो हर बच्चा अलग जवाब देता है। इसके लिए इसमें होता है कि ज्ञान शाश्वत नहीं है, यानी फिक्स नहीं है कि एक बच्चा जो सीखेगा वही चीज दूसरा बच्चा बोलेगा, परिवर्तनशील होता है। किसी प्रश्न का एक उत्तर नहीं हो सकता, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अनेक आंसर हो सकते हैं। किसी भी समस्या समाधान के विविध तरीके हैं। किसी बात को कहने के अनेक तरीके होते हैं। चौथा है, किसी पहेली या समस्या सुलझाने के लिए इस मॉडल की इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको सुलझाना है, किसी पहेली को हल करना है, तो इस मॉडल का इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी व्यक्ति की पूछताछ प्रक्रिया सिखाई जा सकती है, यानी इससे बच्चा जो इंक्वायरी है उसको करना सीख जाता है। ये पारस्परिक सहयोग की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज को समझने के लिए जो पहले से ज्ञान है, उसके अतिरिक्त नवीन विधियों का ज्ञान भी कराया जा सकता है। यानी कोई भी बच्चा है, व्यक्ति है, जिसे पुरानी चीज है, किसी चीज के बारे में जानकारी है, जैसे बच्चा है जानता है किसी, जैसे ऊंट के घोड़े के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन आप उसको कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी इसको दे सकते हो, नवीन विधियों के बारे में बता सकते हो इस मॉडल के द्वारा। तो ये इसकी विशेषता है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है? जिसमें शिक्षण प्रतिमान के तत्व हमने बताए थे, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन अभी इनमें से अंदर से ही पूछे जाते हैं। लक्ष्य, जो इसका उद्देश्य, जो शिक्षण प्रतिमान का फर्स्ट तत्व होता है, इसमें है ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसमें किसका ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है? दूसरा, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो विकसित किया जाता है, क्योंकि बच्चे को वैज्ञानिक तरीके से सिखाया जाता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें विकसित होता है। तीसरा है, बच्चे से पूछा जाता है, इसके लिए जिज्ञासा इसमें जागृत की जाती है। चौथा है, कार्य कारण संबंधों का ज्ञान प्रदान करना जाता है, कि मतलब बच्चा जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता है, छोटे बच्चे ऐसे पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, पानी क्यों बहता है, इस तरह से बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके कार्य और कारण संबंधों का ज्ञान उसे प्रदान किया जाता है। पूछताछ की योग्यता का विकास होता है। तो लक्ष्य उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से जो है इसकी विशेषता आती है वो आपको याद होनी चाहिए। दूसरी है स्ट्रक्चर, संरचना, सिंटैक्स जिसे बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें शिक्षक के निर्देशन में समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी फर्स्ट स्टेज इसकी क्या हो गई कि जो समस्या है वो शिक्षक के द्वारा दी जाती है। ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले किया जाता है शिक्षक के निर्देशन में सब समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज इसकी क्या हो गई? समस्या है वो शिक्षक के द्वारा दी जाती है। फिर बच्चे को पूछताछ करने के ढंग से परिचित करवाया जाता है। फिर बच्चे को जैसी प्रॉब्लम दी जाती है, फिर बच्चा उस चीज के बारे में पूछता है शिक्षक से, तो पूछताछ करने के ढंग से इसमें परिचित कराया जाता है। फिर हो गया, पहला क्या हो गया ये। अब दूसरा स्टेज क्या हो गया कि पुष्टिकरण के लिए डेटा का कलेक्शन, संग्रहण किया जाता है। ये आपको पूरे एक साथ याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही स्टेप बाय इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि आपको स्टेप दे देते हैं और बताएंगे इनको सेट करो या फिर ABCD क्रम में व्यवस्थित करो, इस तरह से पूछेंगे। दूसरी सेकंड स्टेज क्या आती है इसकी? पुष्टिकरण के लिए फिर डेटा का कलेक्शन या संग्रहण किया जाता है।
यानी बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम आपने दी है उससे संबंधित प्रश्न है वो बच्चे टीचर से पूछते हैं, फिर जो उत्तर उन्हें मिलता है उसका कलेक्शन करते हैं। तो पुष्टिकरण के लिए डेटा का कलेक्शन या संग्रहण किया जाता है। यानी इसमें आंसर शिक्षक हाँ या नहीं में देता है। यानी अगर बच्चे कुछ पूछेंगे तो उसका आंसर वो जो भी प्रॉब्लम उसको दी है उसमें हाँ में देगा या नहीं में देगा। थर्ड स्टेज आती है फिर प्रयोगीकरण या एक्सपेरिमेंट के लिए डेटा का संग्रह। यानी बच्चे को जो आपने दिया, जो समस्या दी, इसके बारे में बच्चे ने आपसे पूछा तो उससे डेटा कलेक्ट किया। यानी ध्यान रखना, लेकिन इसमें आंसर शिक्षक हाँ या नहीं में देता है। फिर उसके बाद जो आंसर बच्चे के पास जो डेटा कलेक्ट हुआ, फिर उसका वो एक्सपेरिमेंट करता है कि जो मेरे पास डेटा का संग्रह हुआ है वो सही है या नहीं। यानी प्रयोगीकरण के लिए डेटा का संग्रह किया जाता है। यानी सार्थक चरों व तथ्यों को अलग अलग करा जाता है। इसमें कार्यकरण संबंध में परिकल्पनाएं बनाई जाती है, फिर उनकी जांच की जाती है, जिसमें छात्र व शिक्षक साथ में कार्य करते हैं। यानी छात्र काम करता है, शिक्षक से पूछता है और छात्र और शिक्षक इसमें साथ में काम करते हैं। अगला स्टेप है इसका, समस्या का समाधान या कारण का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर बच्चे के पास जो सारी संरचनाएं इकट्ठी हुई, इसने एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर वो समस्या का समाधान करता है या फिर उसके क्या समस्या का कारण क्या है उसका प्रस्तुतिकरण टीचर के सामने करता है। ये समाधान तथा कारण के बारे में सूचनाओं का संगठन किया जाता है, परिणामों की फिर वो व्याख्या करता है कि इसका ये रिजल्ट हो सकता है। पांचवा है पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। इस प्रोसेस में शिक्षक व छात्र द्वारा अपेक्षित सुधार किए जाते हैं। यानी जहां बच्चे से पूछा, बच्चे ने जो समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, कारण बताया, इसके बाद अगर शिक्षक को लगता है कि ये चीज बिल्कुल सही नहीं है तो शिक्षक व छात्र द्वारा उसमें फिर और सुधार लाने के प्रयास किए जाते हैं। ये पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। तो पांचों जो स्टेप्स हैं इसकी अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। पहला क्या है, शिक्षक के निर्देशन में समस्या का प्रस्तुतिकरण करना या समस्या शिक्षक द्वारा देना। दूसरा, पुष्टिकरण के लिए डेटा का कलेक्शन करना। फिर उसके बाद जिसमें आंसर शिक्षक हाँ या ना में नहीं देता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें डेटा का संग्रह किया जाता है। फिर समस्या का समाधान या कारण का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है तत्व है फिर सामाजिक प्रणाली, जिसमें शिक्षक नेतृत्व प्रदान करता है लेकिन शिक्षक व छात्र दोनों का सहयोग होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि छात्र केंद्रित है, इसमें शिक्षक प्रधान नहीं होता है, शिक्षक गौण होता है, छात्र प्रधान होता है। मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन मुख्य रूप से ये एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, इसलिए इसमें प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना क्या हो गया, इसमें प्रयोगात्मक परीक्षाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका इंक्वायरी टीचिंग मॉडल है वो पूरा कंप्लीट होता है। आपके दिया हुआ है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। कौन सा मॉडल दिया हुआ है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल या अग्रिम संगठन प्रतिमान, जिसे है ठीक है, जिसको किसने दिया था, डेविड आसुबेल ने दिया था। इंपॉर्टेंट मॉडल है, ध्यान रखना, बहुत कुछ हमेशा क्वेश्चन इसमें से आता है। डेविड आसुबेल ने दिया था, जिसे अग्रिम संगठन प्रतिमान भी कहते हैं। शाब्दिक अधिगम पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से विषय वस्तु को संगठित करके बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यानी पूरी विषय वस्तु है उसको एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है पहले, फिर बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह पूर्व ज्ञान के साथ तुलना करते हुए नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। यानी जैसे आप बच्चे के सामने कोई भी जब पढ़ाने जाते हो, पाठ को, लेसन को पढ़ाते हो, तो उस टाइम उसके सामने आप पुरानी चीजों के बारे में थोड़ा सा उसको ज्ञान देते हो जिसके बारे में उसे पता है। फिर आप अपना जो लेसन है उसे पढ़ाना शुरू करते हो, तो पूर्व ज्ञान के साथ तुलना करते हुए फिर नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, जिससे बच्चे को लगता है कि हाँ ये जो मैंने पढ़ा है वो उसमें और फिर एक्स्ट्रा ये है। ठीक है, तो यानी मुख्य रूप से इसमें प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन या विषय वस्तु की रोचक बनाने पर बल दिया जाता है। यानी मुख्य रूप से किस पर बल दिया है, इसमें प्रेजेंटेशन पर। जो हम कक्षा में स्टार्टिंग में जब टीचर कोई भी क्लास शुरू करता है उससे पहले जो भूमिका बनाता है उससे प्रेजेंटेशन पर बल दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रस्तुतिकरण है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी सामान्य चीज को फिर आप कॉम्प्लेक्स करके या विशिष्ट करके सिखाना, ये इसके अंतर्गत आता है। इसकी विशेषताएं देख लें। शिक्षक द्वारा कठिन व अमूर्त विषय वस्तु को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चा अधिगम ग्रहण कर सकता है। यानी इसमें मतलब है कि बच्चे को प्रस्तुतिकरण में जैसे पहले आपको बच्चे को पानी के बारे में बताना है, ठीक है, जल आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है जल की, ठीक है, तो उससे पहले जो वाटर है, वाटर के बारे में बताओ, फिर उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं उनके बारे में बताओ, फिर कैसे रिएक्शन होती है उसके बारे में बताओगे, तो बच्चे को आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा और वो उसको अपने में अधिग्रहण कर लेगा केमिकल रिएक्शन को। तो इस तरह से यही चीज इसमें बताई गई है कि कठिन व अमूर्त विषय वस्तु को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चा अधिगम ग्रहण कर सकता है।
दूसरा है व्याख्यान या विवरणात्मक विधियां निष्क्रिय व निरर्थक नहीं है। उनका कहना ये भी था कि अगर आप व्याख्या से पढ़ा रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, विवरण दे रहे हो, तो भी विधियां निष्क्रिय और निरर्थक नहीं है। यदि शिक्षक उनको अच्छे से प्रस्तुतिकरण करे तो अधिगम को सजीव व सक्रिय बनाया जा सकता है। यानी आप ऐसे रट्टा मारते जाओगे तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट लेके भी आप लेक्चर दोगे तो बच्चे उससे आपसे जुड़ जाएंगे, आपसे अटैच्ड होंगे और वो उसको सीखने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक बच्चे के पास एक संज्ञानात्मक रचना होती है, यानी खुद की अपनी एक मानसिक क्रिया होती है, अपना खुद का ज्ञान होता है, और यदि इस शिक्षक ज्ञान को इससे जोड़ दे तो बालक नवीन ज्ञान का निर्माण कर सकता है। यानी आपने बताया कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ाना है, उनको बताना है, लेकिन उससे पहले आप पूछोगे बच्चे कि आकाश में क्या है, तारे हैं, तारे टिमटिमाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे हाँ। तो उनको इतना तो पता है, लेकिन वो क्यों टिमटिमाते हैं केवल उसका रीजन आपको बताना है। तो आपको इतना इंटरेस्ट उनमें पैदा कर दिया आपने उनके अंदर, तो अब बच्चों को लगेगा कि मुझे ये भी पता होना चाहिए। जब आप उसको सिखाओगे तो अपने पुराने ज्ञान से वो नवीन ज्ञान को जोड़ लेगा। चौथा है शिक्षक को प्रस्तुतिकरण में सार्थक शाब्दिक अधिगम पर बल देना चाहिए। यानी सार्थक शाब्दिक अधिगम से मतलब है कि आप जो बोल रहे हो उसके अलावा आप वो जैसे चार्ट है, आप कोई भी मॉडल है, उन सबका यूज करके बच्चों को सिखाओगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। तो ये थी इसके प्रभावी विशेषताएं थी जो कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की। ठीक है, अब हम इसके देख ले कुछ इसके उद्देश्य भी हैं। तो इसके उद्देश्य में जैसे और भी है, हाँ जो सॉरी ये विशेषताएं थी, इसके अलावा के कुछ उद्देश्य जैसे बच्चों को संज्ञानात्मक संरचना में सुधार करना, मजबूती प्रदान करना, ठीक है, विषय वस्तु को समझने में मदद करना, इससे प्रस्तुत की जाने वाली जो विषय वस्तु है समान ना होकर कुछ भिन्न होती है। यानी जब आप बच्चों को सिखाते हो तो उसके सामने जो विषय वस्तु आप प्रस्तुत कर रहे हो उससे बच्चे के अंदर इस तरह से इंटरेस्ट पैदा कर दो कि जो अब बच्चा सीखेगा उसे वो समान न होकर कुछ अलग तरीके से उसे सीखने में इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, अग्रिम संगठन या एडवांस ऑर्गेनाइजर में दो प्रकार से प्रस्तुतिकरण हम कर सकते हैं, विवरणात्मक रूप से और तुलनात्मक रूप से। यानी आप कंपेरेटिव भी पढ़ा सकते हो और एक पूरा उसका लेक्चर भी दे सकते हो। अब इसके प्रतिमान के जो तत्व हैं कौन कौन से हैं, तत्व जो होते हैं मुख्य रूप से पहला तत्व इसका जो लक्ष्य उद्देश्य है उसमें किस पे ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। इंक्वायरी मॉडल में भी ज्ञानात्मक पक्ष का विकास था, इसमें भी ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अधिगम सामग्री को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्यान व अन्य विधियों में सुधार करना भी इसमें इसके द्वारा किया जा सकता है। संज्ञानात्मक रचना को सुदृढ़ या मजबूत बनाया जाता है, यानी बच्चे को ज्ञान मानसिक ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसके लिए बच्चे के अंदर जो ज्ञान है, क्यूरियोसिटी है, उसको और अधिक बढ़ाया जा सकता है। संरचना, इसकी संरचना में फर्स्ट स्टेज आती है इसकी पाठ को प्रस्तुतिकरण से पहले तैयारी करना। यानी पाठ को जब आप पढ़ाओगे उससे पहले उसकी तैयारी कैसे करोगे कि बच्चे के सामने आपके पास जो पुराना ज्ञान है उसको बच्चों से पूछोगे तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ ये चीज हमें आती है, फिर आप उसके बारे में उनको बच्चों को सिखाओ। यानी पाठ के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना, अग्रिम सामग्री का चयन करना तथा ध्यान रखना कि सामान्यकृत व कुछ भिन्न हो, बच्चों को पूर्व ज्ञान से परिचित कराना। ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, पाठ को प्रस्तुतिकरण से पहले तैयारी करना। है इसकी अधिगम कार्य या सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना। कौन सा है, अधिगम कार्य या सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर आपने जो बच्चों को जो आप पढ़ाना चाहते हो उस चीज को बच्चों के सामने प्रस्तुत करो, उसको पढ़ाओगे तो बच्चा सीख जाएगा। शिक्षण की क्रियान्वयन व्यवस्था है, इसके अंतर्गत विषय वस्तु को तार्किक व व्यवस्थित रूप से व्याख्यात्मक या विवरणात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है आपका थर्ड स्टेप, संज्ञानात्मक संगठन को मजबूती प्रदान करना। यानी बच्चों से क्वेश्चन पूछना, जो आपने सिखाया पढ़ाया उसके बारे में, ऐसा नहीं है कि बंद करके क्लोज करके आप चले गए। फिर बच्चे उससे मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वापस से दोहराओ, फिर बच्चों से क्वेश्चंस पूछो, एग्जांपल्स पूछो, तो बच्चों के अंदर जो मानसिक ज्ञान है वो बढ़ेगा और उससे वो बच्चे उन चीजों को कभी नहीं भूल पाएंगे। इसमें शिक्षक पुनः मुख्य दो बिंदुओं को प्रस्तुत करता है, व्याख्या करता है, फिर इसकी तुलना भी करता है, बच्चों से विभिन्न उदाहरण पूछता है, समीक्षा करता है, स्पष्टीकरण करता है। तीनों स्टेप के अंतर्गत क्या आता है वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें सामाजिक प्रणाली देखें तो ये कैसी है, क्योंकि इसमें शिक्षक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, बच्चों को सिखाता है, तो इसमें शिक्षक प्रधान है ये। ठीक है, इसमें बच्चे भी सहयोग करते हैं, प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन शिक्षक प्रधान है ये। मूल्यांकन लिखित में मौखिक परीक्षाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी एक तरह से माने तो ये अमूर्त पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त की जाती है, अधिगम स्थानांतरण में प्रयुक्त की जा सकती है।
समस्या समाधान में प्रस्तुत की जाती है, विषय वस्तु को रोचक और उपयोगी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दो मॉडल थे, जो सूचना प्रतिमान मॉडल है उसके ही दो मॉडल हैं। इसके अलावा एक और मॉडल आता है इसमें ब्रूनर का कंसेप्ट संप्रत्य प्रतिमान मॉडल, जो आपके है नहीं है। इसके अलावा चौथा मॉडल है इसमें आगमन प्रतिमान मॉडल, जो हिल्ड और टावा ने दिया था, जिसमें मानसिक प्रक्रिया में सिद्धांतों को बोध करवाने में यूजफुल है। जैविक विज्ञान पूछताछ प्रतिमान जोसेफ जे सकवाब ने दिया था, जिसमें अनुसंधान प्रवृत्ति को बढ़ाना इसमें बल दिया जाता है। विकासात्मक प्रतिमान जीन पियाजे ने दिया था, जिसमें बुद्धि के विकास को प्रस्तुत किया जाता है। स्मृति प्रतिमान जेरी लुकस ने दिया था। यानी मॉडल आपके केवल 2 डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन सूचना प्रतिमान के जो 7 मॉडल हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल इसमें आते हैं। तो इसके साथ ही आपने ये जो दोनों मॉडल्स पढ़ लिए जो हमारे थे, आपके एक कंसेप्ट मॉडल है वो पहले हमारे था जिसको आपको हटा दिया गया है। अब इसमें आपके ग्रुप इन्वेस्टिगेशन और नॉन डायरेक्टिव मॉडल या पर्सनल डेवलपमेंट वाला मॉडल इसमें जोड़ दिया है, जिसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास नोट्स थे मैंने उससे आपको पढ़ा दिया। अगर आपको और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से 2-3 क्लास में इस टॉपिक को खत्म करने की, जिससे आप अच्छे से आगे रिवाइज कर सको। तो आईसीटी पेडागोजी में कुछ ही नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो 2-3 क्लास में पूरे हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक भी नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।